नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। आज एक दो मुद्दों पर आपसे चर्चा करनी है और वो दोनों मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि केंद्र कर्मचारियों के लिए और पेंशन धारकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। 1.5 साल से उनका डीए रुका हुआ था, तो वो जुलाई से रिलीज हो जाएगा और वो किस्त करीबन 32% मिलेगी। दूसरा, आज अयोध्या को लेके आज प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक की और उसने तय किया कि उसका डेवलपमेंट कैसे हो, अयोध्या नगरी कैसे बननी चाहिए, क्योंकि अयोध्या को केवल एक शहर के तौर पे नहीं बल्कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरे, इस बारे में इस पर चर्चा हुई। तो चर्चा करते हैं सरकारी कर्मचारियों के डीए को लेके। केंद्रीय कर्मचारियों की जो संख्या है वो लगभग 70 लाख के आसपास है। अगर हम पेंशनर और कर्मचारियों को मिला दें, लगभग 50 लाख कर्मचारी हैं और 20 लाख के आसपास पेंशनर हैं। इनको पिछले साल यानी जनवरी 2020 से डीए की किस्त रोक दी गई थी और उस वक्त डीए की दर करीबन 17% थी और जब ये 4% मिलनी चाहिए थी, तो उसमें प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि फिलहाल डीए की किस्त को रोका जाए, क्योंकि उसमें कोरोना संक्रमण का दौर था, देश में लॉकडाउन हो गया था, अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। तो सांसदों का एमपी लेड फंड, जो केंद्रीय मंत्री है उनका विदेश दौरे और 5 स्टार होटलों में कॉन्फ्रेंस वगैरह, इस सब चीज़ों पे पाबंदी लगा दी गई थी। और यहाँ तक कि जो नई स्कीमें थी वो भी अनाउंस नहीं हुई थी और जो पुरानी स्कीमें थी उन पर भी पैसा खर्च करने से रोक दिया गया था। तो ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि जब देश की स्थिति सही नहीं हो, पेंडेमिक हो, लॉकडाउन हो, लोग घर से बाहर ना निकल रहे हो, सरकार की जो आमदनी थी, जीएसटी था, जीएसटी का कलेक्शन ही जो 1 लाख के आसपास होता था, 1 लाख करोड़, वो घट के 65,000 करोड़ पर आ गया था। तो इस तरह से सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा। तो वैसे प्रधानमंत्री ने तभी कहा था कि जुलाई 2021 से हम इसे लागू कर देंगे और जुलाई 21 आने वाला है। तो उसके बारे में आज कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक मीटिंग ली थी और इस मीटिंग में तय किया कि 1 जुलाई से जो किस्त मिलेगी, यानी 17% डीए तो मिलता ही है, उसमें जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021, ये 3 किस्तें हैं। तो ये 3 किस्तें 11% बैठती है महंगाई दर के हिसाब से। हर 6 महीने में केंद्र सरकार को महंगाई दर मिलती है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। तो साल में 2 बार किस्तें मिलती और ये तय होता है उस समय जो महंगाई दर चल रही होती है। तो महंगाई के हिसाब से महंगाई भत्ता भी तय होता है। तो ये तय होना है करीबन 11%। तो 17 और 11% को अगर हम जोड़ दें तो ये 28% होता है, यानी जुलाई तक हम इसको 28% हुआ। लेकिन जो आज मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी से जो कर्मचारी यूनियन है उन्होंने कहा कि इसमें आप जुलाई वाला भी जोड़ दीजिए, क्योंकि फिर आपको दोबारा से कैबिनेट नोट बनाना पड़ेगा। यानी कर्मचारियों का जो डीए होता है उसका निर्णय कैबिनेट लेती है, सीसीईए लेती है। तो सीसीईए में जब प्रस्ताव जाएगा, और चूंकि ये प्रस्ताव 1.5 साल पुराना है, 1.5 साल से रुका हुआ था, तो आप इसको प्रस्ताव को लेकर जाएं और इसमें आप जो जुलाई से मिलना है, क्योंकि अभी तक 3 किस्तें होंगी और इसमें चौथी किस्त जुड़ जाएगी 1 जुलाई वाली। तो 4 किस्तों वाला आप एक साथ ही कैबिनेट में लेके जाएं, उसको आप रिलीज कर दें। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 4% होगा, यानी 17 और 15%, 32%। तो केंद्रीय कर्मचारियों को आने वाले दिनों में 32% के हिसाब से डीए मिलना शुरू हो जाएगा। और ये डीए इसलिए मिलेगा क्योंकि लेकिन हाँ, इसमें एक बात जो महत्वपूर्ण है कि इसमें एरियर नहीं मिलेगा। जो आपका 1.5 साल का रुका हुआ था उसकी किस्तें तो आपको मिल जाएंगी, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम आपके डीए को नहीं रोकेंगे, यानी इस समय जो वर्तमान में करंट डीए होगा वो हम आपको दे देंगे, लेकिन जो एरियर आपका होगा 1.5 साल का वो नहीं देंगे, इसलिए कि
जो अर्थव्यवस्था को देखते हुए इतना अभी सरकार की इनकम नहीं हुई है, तो हम आपको नहीं देंगे, केवल आपको डीए की किस्त देंगे। तो यानी जो आपकी तनख्वाह होगी वो 32% इसमें और इजाफा हो जाएगा, 17 और 15%, यानी 15% इसमें इजाफा होगा। तो ये केंद्रीय कर्मचारी और जो पेंशनर है उनके लिए बहुत राहत भरी खबर है। लेकिन इसमें अभी समय लगेगा, कम से कम 1 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि ये प्रस्ताव कैबिनेट में जाता है। आज कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि आप इस बारे में निर्णय लें, इस बारे में आप कैबिनेट नोट बनाएं और उसको आप कैबिनेट के लिए भेज दें। तो फिर कैबिनेट सेक्रेटरी चूँकि कैबिनेट नोट बनाते हैं तो वो लेके जाएंगे कैबिनेट के पास और उसमें फिर ये निर्णय हो जाएगा। और निर्णय सैद्धांतिक तौर पर, चूँकि जो आज कमेटी थी कैबिनेट सेक्रेटरी की उसमें तय हो गया है, अब इसको फॉर्मली कैबिनेट का अप्रूवल होनी है, यानी इसको मोहर लगनी है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से। क्योंकि ये जो 32% के काफ़ी जो हम अनुमान लगा रहे, ये मुझे लगता है कि सरकार पर हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। तो ये 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे, इसका भी सरकार भी हिसाब लगाती है। और अभी राहत की बात है कि जो सरकार का डीए कलेक्शन, जो GST कलेक्शन हो रहा है, वो फिर वापस 1 लाख से ऊपर हो गया है। और अभी जैसे लॉकडाउन भी खुल गया है और आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं, इनकम टैक्स का जो सरकार को रेवेन्यू मिलता था उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। नेट कलेक्शन में जो टैक्स नेट में लोगों की संख्या थी वो भी बढ़ी है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अब स्थितियां सामान्य हो रही हैं, उन स्थितियों के हिसाब से लोगों को डीए मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा आज मुद्दा है वो है अयोध्या नगरी को लेके। अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, उसके लिए ट्रस्ट अपना काम कर रहा है। लेकिन जब मंदिर बन जाएगा तो उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां आएंगे। तो इन 1 लाख लोगों की रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनकी आवाजाही, जो उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, रेलवे है, चाहे जहाज है, चाहे सड़क यातायात है, इन सब की व्यवस्था करनी होगी। क्योंकि ये तय करना होगा कि क्या अयोध्या का जो स्ट्रक्चर जो है, जो उसका ढांचा है, क्या वो 1 लाख श्रद्धालुओं को उनका भार सहन कर सकता है क्या इतने लोगों के लिए एक साथ खाना बना सकता है क्या, इतने लोगों के लिए रहने की जगह उपलब्ध हो सकती है क्या, उनके लिए एयरपोर्ट कहाँ पर होगा। ये सब चीज़ों को लेके एक मास्टर प्लान तैयार हुआ है जो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया है। और उसके हिसाब से एक ग्रीन सिटी होगा, ग्रीन स्मार्ट सिटी अयोध्या बनाई जाएगी। उसमें एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा, एक अति आधुनिक रेलवे स्टेशन होगा, बस अड्डा होगा बहुत बड़ा, और सड़कें जो होंगी वो चौड़ी हो जाएंगी। और उनको अयोध्या से जोड़ने वाले जितने शहर हैं उन सभी शहरों को सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, और जो शहर के अंदर की सड़कें उनको भी चौड़ा करना है। तो ये बहुत बड़ा प्लान है। तो उसमें प्रधानमंत्री ने आज जो आग्रह किया कि अयोध्या को एक सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी बनाना है, और इसको ऐसी नगरी बनाना है कि जो विश्व पटल पे ये आए और दुनिया के लोग इसको देखें कि अयोध्या क्या चीज़ है, कैसा शहर है, कितना खूबसूरत शहर बन गया है। और इसमें देश का हर नागरिक जाए, वो किसी भी धर्म का हो, अयोध्या को देखने के लिए जाए। एक सांस्कृतिक नगरी होगी, ये हिंदुस्तान की एक सांस्कृतिक एक नगरी है। तो प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए खासकर कहा कि वो ऐसा शहर बने जहाँ पे युवा उसको देखने जाए और उनके अंदर संस्कार आए, क्योंकि अयोध्या एक धार्मिक नगरी है। वहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। सामने सरयू तट है, तो सरयू तट में एक वहाँ पे क्रूज चले, उनका एक जो पुल है वहाँ पे एक सिग्नेचर ब्रिज बने, उसके जो घाट हैं वो बहुत खूबसूरत बने, राम की पैड़ी को और खूबसूरत बनाया जाए। ये सब बहुत बड़ा एक प्लान है, और वो प्लान 30 सालों का है। यानी 30 साल में अयोध्या कितनी डेवलप होगी, उसमें कितने सारे लोग जुड़ेंगे, उसमें उसकी जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, फिर वहाँ होटल बनेंगे, वहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग वहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं, और बाकी लोग भी जो अयोध्या से बाहर के लोग हैं वो भी अपने लिए वहाँ पे रहने के लिए जगह खरीद रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो एक धार्मिक नगरी में रहें, जैसे हरिद्वार में रहें या बनारस में या अयोध्या में। अब अयोध्या में अगर वहाँ पे सब कुछ सुख सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी तो फिर लोग आसपास के शहरों में, क्योंकि अयोध्या में तो जगह बहुत कम है, एक छोटा शहर है, लेकिन उसके आसपास जैसे बस्ती है, सुल्तानपुर है और गोंडा है, ये आसपास के जो शहर हैं, जो ज़िले हैं, इन ज़िलों में वहाँ पे
गहमा गहमी हो जाएगी, यहाँ तक कि लखनऊ तक भी इसका असर लखनऊ तक पड़ेगा। तो उसके लिए आज एक मास्टर प्लान तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री ने बड़ी खुशी जाहिर की है इसमें, और हम सब के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय होगा कि अयोध्या नगरी इतनी सुंदर हो कि वहाँ जाके आपको दुख ना हो। क्योंकि अभी जब मैं वहाँ पे शिलान्यास हुआ था राम मंदिर का, तो मुझे जाने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि शहर बहुत छोटा है, कंजेस्टेड है, और मेन रोड भी बहुत वहाँ पे पतली है, उसमें ट्रैफिक जाम बहुत होता है। और जो सड़क के, शहर के अंदर जो सड़कें हैं, शहर के जो मेन रोड के पीछे शहर को जोड़ने वाली कनेक्टेड जो गलियां हैं, उन गलियों में सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, ऊबड़ खाबड़ है, खंडहर है, उन पे खड़ंजे नहीं है, मिट्टी है, गड्ढे खुदे हुए, तो उनको सुधारने की ज़रूरत है। और वहाँ पे विश्वविद्यालय बने, आध्यात्मिक केंद्र बने, वहाँ पे लोगों को हमारे जो भारतीय संस्कृति है वो सिखाई जाए, ऐसा विश्वविद्यालय बने जहाँ वेद पढ़ाए जाए, उपनिषद पढ़ाए जाए, और लोगों को योग सिखाया जाए। यानी कुल मिला के एक सांस्कृतिक नगरी हो, वो पूरा वहाँ झलके कि ये अयोध्या में जब आप प्रवेश करें तो आपको लगे कि ये साधारण शहर नहीं है, ये शहर एक आध्यात्मिक है। यहाँ जो भी जाता है उसके मन खुश होके आता है, वो पवित्र होता है। तो एक खूबसूरत हो, और सामने ही जैसे वहाँ पे बाबरी मस्जिद भी बन रही है, तो बाबरी मस्जिद का भी ढांचा बहुत खूबसूरत बनने वाला है, उसके लिए भी मुस्लिम समाज कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उसको देखने के लिए भी लोग वहाँ पे जाएंगे। और एक जो सद्भाव होगा, जो हम लोग कहते हैं कि गंगा जमुनी सद्भाव है, जो मनमुटाव है वो ख़त्म होगा, और एक नई संस्कृति में हम लोग साथ रह सकेंगे। तो ये दो निर्णय आज थे, इसके बारे में आपसे